हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, जिसके अंदर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर आ चुके हैं, उसी तरह इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो पुराने पेपर्स के ऊपर बेस्ड है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन है, सपोज यू आर ए मेंबर ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ द फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि आप जो है एडवाइजरी कमेटी, जो फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया की एडवाइजरी कमेटी है उसके मेंबर है, और फिनांस मिनिस्टर जो है इस बात से वरिड है कि जो बजट के अंदर जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है। तो हमने बताना है कि सुजेस्ट एनी वन मेयर टू कंट्रोल द राइजिंग रेवेन्यू डेफिसिट इन द गवर्नमेंट, कि जब हमने रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करना है तो उसकी कोई भी मेयर जो है कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रेवेन्यू रिसीट। तो 3 वेज हैं जिससे हम रेवेन्यू डेफिसिट को मैनेज कर सकते हैं। गवर्नमेंट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है कट करना पड़ता है, जैसे सब्सिडीज वगैरह कम देनी पड़ेंगी। और उसी तरह क्या है कि गवर्नमेंट जो है टैक्स इंक्रीज कर सकती है, उसके अंदर वो देख सकते हैं कि जो टैक्स एवेजन है, टैक्स जो चोरी करते हैं वो कम से कम हो। और उसी तरह ये भी अडॉप्ट कर सकती है कि जैसे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है वो सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे, लॉसेस हैं जिनके अंदर, जहाँ पे एसेट जो है उनके इफेक्टिवली यूज़ नहीं हो रहे, तो वहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है, उसका शेयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को सेल कर सकती है, या बोरिंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इन तीनों में से कोई भी मेयर अडॉप्ट करके वो अपना रेवेन्यू डेफिसिट जो है उसको कंट्रोल कर सकती है। सेकेंड क्वेश्चन जो है कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट में बी कैटेगराइज्ड अंडर 2 हेड्स, कि जो सरकार टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करती है उसको 2 वे में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वो दोनों हेड्स को हमने एक्सप्लेन करना है। देखो, टैक्स जो सरकार कलेक्ट करती है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के हेड के अंदर कलेक्ट करती है। डायरेक्ट टैक्स होता है जिसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे होता है, जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है वही पे करता है, उसका बर्डन वो किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकता। Direct tax refer to those taxes whose impact and incidence lies on the same person, same entity. Liability of paying direct tax जो हम दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो होता है डिफरेंट एंटिटीज़ पे होता है, कि जैसे वो लगाया जैसे मान लो शॉपकीपर पे लगाया जाता है, लेकिन उसका टैक्स बर्डन जो होता है वो कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जैसे कि जीएसटी है, एंटरटेनमेंट टैक्स है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, गवर्नमेंट बजट कैन बी यूज्ड एज ए यूजफुल इंस्ट्रूमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड इकोनॉमी, कि गवर्नमेंट बजट जो है एक ऐसा यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है जिससे इकोनॉमी के अंदर जो इनकम और वेल्थ के अंदर जो असमानता होती है, इनइक्वालिटीज होती है, उसको हम दूर कर सकते हैं। क्या हम इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो हमें वैलिड आर्गूमेंट देने हैं कि क्यों हम एग्री करते हैं। देखो, ये जो गिवन स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट बजट जो है डैट इज़ ए यूजफुल इंस्ट्रूमेंट इन रिड्यूसिंग इनक्वालिटीज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये एक सही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का बजट बनाया जाता है, जैसे डेवलपिंग जो नेशन है जैसे इंडिया है जो डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने जो इनक्वालिटीज़ है, क्योंकि रिच और पुअर के अंदर जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल टूल ऑफ टैक्सेशन और सब्सिडी के माध्यम से इनकम और वेल्थ को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करती है, कि जैसे इंडिया के अंदर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो रिच लोग होते हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, फिर जो गरीब लोग होते हैं उनको सब्सिडीज दी जाती है। तो जो गवर्नमेंट बजट, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है डैट इज़ वेलफेयर, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे इनकम और वेल्थ का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो हर किसी की इनकम को हम इक्वलाइज नहीं कर सकते, बट ये भी नहीं है कि इनकम जो है कुछ लोगों के हाथ में ही कंसंट्रेट हो जाए। तो इस वजह से सरकार जो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम फॉलो करती है, जिसका हायर इनकम ग्रुप, जो लोग ज़्यादा हायर इनकम ग्रुप में फॉल करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन होता है, और कम बर्डन जो होता है जिनकी इनकम कम होती है। और उसी तरह जो बजट होता है उसके माध्यम से
गवर्नमेंट जो है फिक्स करती है कि जैसे अभी 12 लाख से जिनकी इनकम बिलो है तो वो दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब वहाँ पे वो स्पेसिफाई कर देती है कि इस लिमिट से नीचे जो अर्न करते हैं वो टैक्स वगैरह जो है नहीं देना पड़ेगा। और उसी तरह ही प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, तो हायर इनकम ग्रुप से जो सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है उसको वो गरीब लोगों के लिए रिडिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे एलपीजी सब्सिडी जो है इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, जिसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ जाता है, दैट इज़ मोर देन दी टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स के अंदर हम बोरिंग जो होती है उसको एक्सक्लूड करते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसीट, जिसके अंदर हम बोरिंग नहीं लेते, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट हमें बोरिंग बताता है कि इतनी हमें जो है इतना घाटा पड़ा है, तो जिसके लिए हमें जो डिफरेंस है उतनी हमें जो है मतलब जो हमारी बजट एक्सपेंडिचर और बजट रिसीट बोरिंग को छोड़ के जो डिफरेंस है वो हमें बोरिंग के माध्यम से पूरा करना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, विद वैलिड रीजन क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट, कि ये रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है। जैसे गवर्नमेंट जो है महारत्न कंपनी से डिविडेंड रिसीव करती है, और उसी तरह गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर जो है ओपन मार्केट में सेल करती है तो वहाँ से रिसीट होती है। उसी तरह श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है अपने डेट क्लियर करती है टू इंडियन गवर्नमेंट। तो जो पहला डिविडेंड रिसीव किया है वो रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि ये ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं ना ही गवर्नमेंट के कोई एसेट रिड्यूस करते हैं। और ये जो रिसीट है बार बार रेकरिंग नेचर की है, तो ये फर्स्ट जो है रेवेन्यू रिसीट है। दूसरा जो है जो पब्लिक सेक्टर यूनिट के ओपन मार्केट के अंदर शेयर सेल किए गए हैं तो ये कैपिटल रिसीट है, क्योंकि जब हमने अपने एसेट सेल कर दिए तो हमारे एसेट कम हो गए। और ये जो रिसीट्स है नॉन रेकरिंग नेचर की है, तो ये कैपिटल रिसीट है। उसी तरह ही जो श्रीलंका ने डेट क्लियर किया है तो इससे गवर्नमेंट के एसेट रिड्यूस होते हैं और ये नॉन रेकरिंग नेचर की है, तो ये भी कैपिटल रिसीट है। उसी तरह स्टेट टू सोर्सेज थ्रू विच बजट डेफिसिट कैन बी फिनांस्ड। तो बजट डेफिसिट जो है हम दो वे से, जो बजट के अंदर घाटा होता है, टैक्सेशन के माध्यम से जो टैक्सेशन को इंक्रीज करके कर सकते हैं, या जो पब्लिक सेक्टर सही ढंग से परफॉर्म नहीं करे उनके शेयर जो है प्राइवेट सेक्टर को सेल करके डिसइन्वेस्टमेंट करके जो है हम घाटे को पूरा कर सकते हैं। एक्सप्लेन इन एनी ब्रीफ एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो 3 ऑब्जेक्टिव हमने बताने हैं। री एलोकेशन ऑफ दी सोर्सेज, तो गवर्नमेंट जो है बजट पॉलिसी के द्वारा जो सोर्सेज होते हैं उसको री एलोकेट करती है ताकि सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है उनको पूरा किया जा सके। और उसी तरह फिजिकल टूल ऑफ टैक्सेशन और सब्सिडी के माध्यम से क्या करती है, वो इनकम और वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके अंदर जो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। उसी तरह गवर्नमेंट जो है फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है ताकि इकोनॉमी के अंदर जो है ना इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हो ना डिफ्लेशनरी, के प्राइस स्टेबिलिटी हो और एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करती है। 6 क्वेश्चन जो है, टैक्सेशन इज एन इफेक्टिव टूल टू रिड्यूस द इनक्वालिटी ऑफ इनकम। ये जो इनकम के अंदर असमानता होती है तो वहाँ पे टैक्सेशन जो है एक इफेक्टिव टूल है। तो इस स्टेटमेंट को हमने जस्टिफाई करना है विद वैलिड रीजन। देखो टैक्स रेट जो है प्रोग्रेसिव होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है तो उनके ऊपर रेट ऑफ टैक्स हायर होना चाहिए। तो रेट ऑफ टैक्स शुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। और उसी तरह स्ट्रिक्ट मेजर अडॉप्ट करने चाहिए ताकि लोग जो है टैक्स की चोरी ना कर सके, टैक्स अवेट ना कर सके। और उसी तरह सब्सिडीज़ और फ्री सर्विसेज लाइक एजुकेशन और हेल्थ जो है ये भी जब ज़रूरी है तो ये भी मतलब प्रोवाइडेड होनी चाहिए। अब हम लोग करेंगे MCQ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। गवर्नमेंट बजट के अंदर कौन से स्टेटमेंट जो है ट्रू है? बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एनुअल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इट्स ए डिटेल ऑफ एक्चुअल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो ये गलत है। It offers a detailed description of achievement of the government during the 5-year plans. It indicates the BOP status of the domestic company. तो यो राइट आंसर है कि जो बजट है that is the statement of expected annual receipt और expected expenditure of the government. तो गवर्नमेंट बजट जो है that is a statement of expected receipt and expected expenditure of the government for the financial year जो हमारा आना है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की वो बजटरी पॉलिसी को रिवील करता है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। और उसी तरह इंडिया के अंदर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिपेयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंट्री एज ए होल, जिसको हम बजट कहते हैं।
और बजट के दो ब्रॉड कंपोनेंट होते हैं, बजट रिसीट जिसके अंदर आ जाती है रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, बजट एक्सपेंडिचर जिसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हेन रेट्स ऑफ टैक्स इंक्रीज विद इन इंक्रीज इन इनकम, जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो जिसके साथ टैक्स का रेट भी इंक्रीज हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, एड वैलोरम टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स। देखो ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इसका जो है राइट आंसर है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हम हायर इनकम ब्रैकेट में आ जाते हैं, तो हायर इनकम टैक्स रेट जो है लागू होता है। A tax is said to be progressive when the rates of tax increase with an increase in income. Real burden of tax is more on rich and less on the poor. Which of the following is a part of the revenue expenditure in the Indian government budget? कि देखो जो इंडियन गवर्नमेंट बजट के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कौन सा हिस्सा है? इंटरेस्ट पेमेंट है, डिफेंस परचेज है, वेज है, बिल ऑफ द गवर्नमेंट है, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये चारों के चारों जो है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है। तो ये चारों के चारों जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। इसको आपने एमसीक्यू फॉर्म में भी देखना है और ऐसे भी याद कर लेना है कि कई बार वैसे भी क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाता है कि वो आइटम्स बताओ जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा बनती हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है डैट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट जनरेट नहीं करता, जैसे ओल्ड एज पेंशन है, सैलरीज है, स्कॉलरशिप है। और उसी तरह जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है तो ये गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी के अंदर रिडक्शन भी नहीं करता। जैसे ग्रांट्स दी जाती हैं बाय वे ऑफ ग्रांट्स टू कॉप विद द नेचुरल कैलेमिटीज़। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो एग्जांपल है, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, डिफेंस परचेज। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। क्या ये एसेट क्रिएट करता है? क्या ये लाइबिलिटी रिड्यूस करता है? ये दोनों ही नहीं करता। नो क्रिएशन ऑफ एसेट एंड नन ऑफ दीज। तो सी जो है डैट इज़ द राइट ऑप्शन कि ये एसेट नहीं क्रिएट करता। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बाय विच assets are increased, liability is decreased, both A and B, no change in asset and liability। तो ये both A and B है, asset increase होते हैं या liability decrease होती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट करता है, जैसे इक्विटी या शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी। और उसी तरह क्या होता है कि जब लोन रिपे किया जाता है तो रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, परचेज ऑफ शेयर्स, लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कॉर्पोरेशन। तो ये एग्जांपल्स हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट अदर देन द बोरिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस द रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस दी रेवेन्यू रिसीट्स। ये हमने पहले भी कर चुके हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर दैन दी बोरिंग जो है फिस्कल डेफिसिट है। तो फिस्कल डेफिसिट के अंदर आ जाता है टोटल एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों शामिल होते हैं, बट इसके अंदर ये मोर दैन दी टोटल रिसीट बोरिंग को छोड़ के। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है बोरिंग फ्रॉम दी RBI, बोरिंग फ्रॉम दी अब्रॉड, नेट बोरिंग एट होम। देखो फिस्कल डेफिसिट से हमें पता चलता है कि हमें टोटल कितनी बोरिंग की आवश्यकता है। फिस्कल डेफिसिट इज द एस्टिमेट ऑफ बोरिंग बाय द गवर्नमेंट। ग्रेटर फिस्कल डेफिसिट इट मीन्स कि ग्रेटर गवर्नमेंट ज़्यादा बोरिंग करी है। तो फिस्कल डेफिसिट जो है गवर्नमेंट की बोरिंग को दिखाता है। डैट इज फॉर द पर्पज एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेफिसिट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैपिटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट? रिकवरी ऑफ द लोन, बोरिंग, डिसइन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दीज। देखो जो कैपिटल रिसीट है उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर है। कैपिटल रिसीट जो होती हैं जो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं, जैसे गवर्नमेंट लोन लेती है, तो दीज रिसीट जो होती हैं दे कॉज रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। रिकवरी ऑफ लोन, बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटी एंड अदर रिसीट जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट। तो प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू बोरिंग, इंटरेस्ट पेमेंट, बोरिंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट, बोरिंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट बोथ। तो जब हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बोरिंग, देखो यहाँ पे हम वो बोरिंग लेते हैं जो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यूज़ नहीं की जाती। तो बोरिंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट जो है माइनस करके प्राइमरी डेफिसिट हमारा कैलकुलेट होता है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट ऑन द अदर हैंड शोज गवर्नमेंट बोरिंग एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ फंडिंग द करंट ईयर डेफिसिट।
इसके अंदर जो इंटरेस्ट पे करने के लिए हम बोरो करते हैं वो इंक्लूड नहीं होते। तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि करंट ईयर का जो एक्सपेंडिचर है दैट इज मोर देन द करंट ईयर रेवेन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेजर ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट माइनस रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, fiscal deficit minus interest payment, capital expenditure minus the revenue expenditure. The fiscal deficit minus interest payment जो है that is the right option. तो stay tuned। ऐसे ही मैं और भी जो important अदर चैप्टर्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उनके इसी तरह MCQ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी।